अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग 40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि कोर्स डीपीटी कोर्स से नहीं थे, बल्कि देयर वर 40 एमसीक्यूज फ्रॉम इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव पोर्शन। तो उसमें से जितने एमसीक्यूज हमें रिकॉल हैं, आई थिंक नियरली 35 प्लस एमसीक्यूज रिकॉल हैं, तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनके मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर्स थे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है दैट वाज इंग्लिश, और उसके अंदर से हमारे पास जैसे अभी बताया गया कि 10-10 एमसीक्यूज थे हर पोर्शन के अंदर से। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट वाज द सारा हैज़ डैश सारा डैश lost her passport। तो ऑप्शंस वर हैज़, हैव, हैड एंड वाज, एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज हैज़, क्योंकि सारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ हैज़। तो हमारे पास सारा हैज़ lost her passport। Next MCQ was a drowning man catches at a straw, catches dash a straw, and the correct option was at। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये जो मुहावरा है डूबते को तिनके का सहारा, तो जो इंग्लिश है इसकी उसमें catches at a straw आता है, तो correct option was at a straw। Next MCQ was the bacteria in the milk is destroyed when dash at 37 degrees centigrade। Options were it was heated, it will be heated, it is heated, or it has heated, and the correct option was when it is heated to 37 degree centigrade। Next MCQ was glass dash made of sand. Options were is, was, or has, and to my knowledge the correct option was is, that glass is made of sand। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ वर्ड डिटैच। देयर वाज अ स्टेटमेंट रिटन कि आपके पास एक वर्ड्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, और आपने जो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है दैट इज एंटोनिम, आपने एंटोनिम बताना है। तो दो वर्ड्स दिए गए थे, फर्स्ट वर्ड वाज डिटैच, और डिटैच के नीचे ऑप्शन थी ब्रेकअप, जॉइन, सेपरेट, नन ऑफ दीज। तो डिटैच की बात करें तो जो ब्रेकअप और सेपरेट है ये इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन जॉइन की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। तो करेक्ट ऑप्शन वाज पी, जॉइन। नेक्स्ट एमसीक्यू सेम था, बस उसके अंदर वर्ड चेंज था, दैट वाज रिवेंज, और ऑप्शंस वर फॉरगिव, फाइट, कर्स। तो इसका जो बिल्कुल रेलिवेंट आंसर था, जो बिल्कुल ऑपोजिट है रिवेंज का, बदला लेने के, वो है माफ़ कर देना, एंड ऑप्शंस वाज ए वाज करेक्ट, दैट वाज फॉरगिव। नेक्स्ट एमसीक्यू जो था, एक एमसीक्यू था जिसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर 5 से 6 लाइन्स की स्टेटमेंट दी गई थी एलिमेंट्स के ऊपर, और वो कुछ वर्डिंग इस तरह से थी कि द एलिमेंट्स हैव शोन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियक डिजीजेस, एंड दे हैव सम beneficial constituents having vitamin C, vitamin E, iron, and those people who consume almonds and do not eat meat। इस तरह की पूरा पैराग्राफ था जिसमें एलिमेंट्स के बारे में सारी बात की गई थी, और फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे गए थे। 3 एमसीक्यूज थे। एक एमसीक्यू ये था कि इस पैराग्राफ के अंदर कौन से ऑप्शंस हैं जो कि करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में बात की गई है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू सेम उन्हीं पैराग्राफ से डिराइव्ड था, मतलब कि इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चाहिए थी। आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो आप उससे अख़ज़ करते हैं कि इस पैराग्राफ का मतलब यही है, उसी से रिलेटेड 3 एमसीक्यूज़ थे जो आपने ऑन द स्पॉट उनको वहाँ पे उनके आंसर्स देने थे कि हमारे पास तो जो उसका जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो मेन जो पर्पस था उस एमसीक्यू का वो यही था, उस स्टेटमेंट का था कि एलिमेंट्स करने से, कंज्यूम करने से कार्डियक डिजीज़ का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। और उसमें कुछ आइंस बताए गए थे कि एलिमेंट्स के अंदर ये चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए गए थे कि ये चीज़ें एलिमेंट्स के अंदर होती हैं। तो एक एमसीक्यू ये भी था कि कौन सा नहीं होता, तो आपने सिंपली पैराग्राफ को देखना था, जो उसमें से मिसिंग था, आई थिंक आयरन वाज मिसिंग, तो उसका आपने ऑप्शन लगा देना था आयरन। तो ये 3 एमसीक्यूज हमारे पास इस तरह पैराग्राफ्स में थे। 70 was a language, culture, and personality are considered independent factors, but in reality, they are options are pervasive, autonomous, inseparable, and there was another option. And to my knowledge, the correct option was option C, inseparable। के कंसिडर किया जाता है कि इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन हम इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी वाज करेक्ट। तो ये हमारे पास 10 एमसीक्यूज थे इंग्लिश के, और उसके बाद जो थे एमसीक्यूज थे वो थे कंप्यूटर नॉलेज के, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लिखा गया था और उसके 10 एमसीक्यूज थे। ऑप्शन फर्स्ट एमसीक्यू वाज द इंसर्ट कमांड अपेयर्स एज ऑप्शन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिग सर्कल, और नन ऑफ दीज, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर। I think it is maybe small circle or a vertical line. If anyone knows, please do let us know the correct option in the comment section।
ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी हेल्प हो सके. Next MCQ was the best word processor tool is options were MS Word, Notepad, and there were two others options. And to my knowledge, the best tool to my knowledge is MS Word. Next MCQ was which command is given to move the selected text in a document. Options were copy and position and two other options जो कि बिल्कुल irrelevant थे. अगर आपने text को move करना है, I think correct option बनता था copy and paste का, लेकिन copy and paste options के अंदर नहीं था और option डी था none of these. So I ticked none of these. लेकिन अगर इसका कोई और options जो दो थे वो किसी को याद है, उन्हें लगता है कि वो correct option था, तो do let us know. Next MCQ was with Microsoft PowerPoint consists of which of the following options were unit, screen, slides, or pages? As we all know, if you are using Microsoft PowerPoint, so it consists of slides. So option C was correct. Next MCQ PowerPoint से था that the basic unit of PowerPoint is options were page, screen, slide, none of these, and the correct option was obviously slide. तो इन दोनों MCQ का जो answer था that was slide. Next MCQ which command is used for help or options were F1, F2, F3 and F4, and to my knowledge F1 is the command that is used for help. Next MCQ was the area that contains options for the commands in MS Word. इस तरह का एक statement थी और कुछ options यही थे कि menu है, toolbar है, both है और none of these है. तो to my knowledge I think it was toolbar जहाँ पे आप commands की options आपके पास आती हैं. तो correct option was option B, toolbar. Next MCQ was in which of the following we can add animations. Option were diagram, graph, sheet, and there was another option. इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पावर पॉइंट की बात कर रहे थे या ये किसी और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे. तो एनिमेशंस आई थिंक ग्राफ के अंदर भी ऐड हो सकती हैं और शीट और डायग्राम में ऐड नहीं हो सकती. तो मेरे हिसाब से ग्राफ इसका करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन अगर समवन एल्स इज श्योर कि नहीं कोई और ऑप्शन था तो प्लीज़ टू लेट अस नो. Next MCQ was spreadsheet is also known as options were worksheet, slide, workbook, or database, and the correct option was option A, worksheet. That spreadsheet is also known as worksheet. MCQ नंबर 80 हमें रिकॉल नहीं है इस वक्त, तो अगर किसी को याद है कि एक और MCQ क्या था कंप्यूटर में से, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसके अंदर हम वो सारे MCQs कवर करेंगे जो हम मिस कर गए हैं वीडियो के अंदर. नेक्स्ट सेक्शन वाज क्वांटिटेटिव. दो सेक्शन हम कवर कर चुके हैं. फर्स्ट वन वाज इंग्लिश, सेकंड वन वाज कंप्यूटर नॉलेज एंड द थर्ड इज क्वांटिटेटिव. इसमें से भी टोटल 10 एमसीक्यूज थे. MCQ number 81 was the LCM of 4, 12 and 36 would be options were 12, 36, 48 or 148. And to my knowledge, to my mathematics knowledge जो हमने मैट्रिक FSC के अंदर पढ़ी है, 36 is the LCM. Next MCQ was what will we need to minus from 1060 to make it a perfect square. Options were 4, 16, 18 and some other options. So I'm not sure about the exact answer. I search in Google, तो Google के ऊपर ये बताया जाता है कि जो रैशनल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है और आपने कैलकुलेट करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं. तो जिसको मैथमेटिक्स की नॉलेज है उसको इसका आंसर पता होगा, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट MCQ कुछ इस तरह से था कि 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 और इसका करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, करेक्ट आंसर पूछा गया था. तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन करके जो भी आंसर आता है प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट MCQ के अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ये स्टेटमेंट एज इट इज़ है. हमारी एक कुलीग ने हेल्प की थी इस स्टेटमेंट को याद करवाने में. सो 5x + 3y = 15 एंड 3x + 3y = 9. तो अगर आप इसमें से कोई एक इक्वेशन ले लें और उसके अंदर से x की वैल्यू निकाल लें और फिर x की वैल्यू दूसरी को उसमें पुट कर दें, तो आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो x = 3 एंड y = 0. MCQ number 85 was if you spend 3/5 of your savings and you are still left with a 2,000 rupees, what were your initial saving? The options were 3,000, 4,000, 5,000 and 6,000, and the correct option was 5,000. कि अगर आपने 5,000 के टोटल 5 आप पार्ट्स कर लें तो हज़ार हज़ार के 5 पार्ट्स बनेंगे. उसमें से आप 3 पार्ट्स खर्च कर चुके हैं, मतलब 3,000 आप खर्च कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली 2,000 आपके पास बच जाते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन सी, 5,000 रुपीज़. नेक्स्ट MCQ वाज व्हिच इज़ 5% और 20% ऑफ 500. ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, वर्डिंग्स जो फिगर नंबर्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं वो नंबर्स हम चेंज थे.
तो पूछा यही गया था 5% ऑफ डैश परसेंट ऑफ सम नंबर, एंड टू माई नॉलेज द करेक्ट ऑप्शन वाज आई थिंक 0.25. सो इफ़ समवन एग्जैक्टली रिमेंबर द स्टेटमेंट कि क्या पूछा गया था तो वो बताएंगे, तो हम उसको सिंपली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बनता है इसका आंसर. Next MCQ was if a plus b plus c is equal to 1000, a plus c is equal to 700 and b plus c is 400, then c is. तो ये कैलकुलेशंस थी कि आप इसमें से सिंपली ये था कि आप a की वैल्यू निकाल लें क्योंकि आपके पास b प्लस c की है, तो जो आपके पास फर्स्ट कोटेशन है यहाँ पे अगर आप b प्लस सी की वैल्यू डाल दें दैट इज़ 400, सो a प्लस 400 इज़ 1000, और फिर आप 400 को इधर ले जाएं, 1000 माइनस 400 तो 600 वैल्यू हमारे पास a की आ जाती है. फिर आप a की वैल्यू इधर पुट कर दें 600 प्लस c इज इक्वल टू 700, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है दैट इज़ 100. तो अगर आप देखें 100 प्लस 600 इज 700, और 100 प्लस जो हमारे पास फिर b की वैल्यू बनेगी दैट वुड बी 300. तो ऑप्शन वाज ऑप्शन ए 100. अगर किसी को नहीं समझ आई तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. आप कैलकुलेट करेंगे जब जिस तरह से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो आप आंसर तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट MCQ 88, 89 एंड 90 हमें इस वक्त रिकॉल नहीं है क्वांटिटेटिव के, तो अगर किसी को याद है सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम आने वाली वीडियो के अंदर उसको ऐड कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन था दैट वाज फ्रॉम एनालिटिकल, जिसमें अगेन 10 MCQs थे और इसमें बेसिकली स्नैरियोज थे और हर स्नैरियो के अंदर से कुछ सवाल पूछे गए थे. तो एक स्नैरियो कुछ इस तरह से था, इफ़ माजिद रन्स फास्टर देन नादिर बट स्लोअर देन रज़ा, Raza runs faster than Septan but slower than Uzaifa, and Uzaifa runs faster than Shakil but slower than Hamza. Under what condition we can assume that Shoaib runs faster than Majid? नाम थोड़े से आगे पीछे हैं लेकिन जो स्नैरियो था वो एज इट इज़ था. और इसके अंदर जिसका पूछा गया था, जैसे शुएब का पूछा गया है कि शुएब किस कंडीशन के अंदर माजिद से तेज़ भाग सकता है, इस शुएब का पूरे उसमें ज़िक्र नहीं था. तो आपने ये देखना था कि माजिद किससे स्लोअर है. तो अगर शुएब उस शख्स से तेज़ भाग सकता है तो दैट इज़ ऑब्वियस कि वो माजिद से भी तेज़ है. तो यहाँ पे माजिद के बारे में बताया गया था कि वो नादिर से तेज़ है लेकिन रज़ा से स्लो है. तो मतलब रज़ा उससे तेज़ भागता है, तो अगर शुएब रज़ा से तेज़ भाग सकता है तो ऑब्वियसली वो माजिद से भी तेज़ भाग सकता है. तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज ऑप्शन, ऐसी ऑप्शन थी जिसके अंदर वो उस शख्स से तेज़ भाग रहा है जिससे माजिद स्लो भागता है. थोड़ा सा माइंड घुमाने वाला स्नैरियो है, स्नैरियोज एनालिटिकल के होते ही ऐसे हैं. तो एट द एंड ऑफ जब हम इसके MCQs को वाइंड अप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका असल तरीका किस तरह से ये चीज़ें सॉल्व होती हैं, लेकिन अभी आप इसको देख लें कि ये कुछ इस तरह से सिनेरियो था. उसके बाद एक पूरी स्टेटमेंट थी और उसमें अंदर से 3 MCQs थे और उसमें कंडीशंस थी कुछ इस तरह से कि अगर आपने एक सैलड बनानी है तो आपको 2 वेजिटेबल्स मस्ट लेने हैं F, G और H में से, और 4 फ्रूट्स मस्ट लेने हैं 2, 4, 5, 7, 8 से. और कंडीशन ये थी कि G कैन नॉट बी इन द सेम सैलड एज 8 एंड 8 कैन नॉट बी इन द सेम सैलड एज 5 एंड 4 कैन नॉट बी इन द सेम सैलड एज 2. और फिर इससे रिलेटेड MCQs थे, जैसे था कि अगर हम जी जो हमारे पास वेजिटेबल है उसको हम सैलड में इंक्लूड कर लेते हैं तो किसने मस्टली इंक्लूड होना है, और अगर हम 8 को इंक्लूड करते हैं तो कौन सा एक्सक्लूड हो जाएगा. और इसी तरह का एक तीसरा MCQ था. तो आपने पूरे स्नैरियो को एक दफ़ा पढ़ना था अच्छे से और फिर उसकी कंडीशंस को देखें कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और सेटिस्फाई होने के बाद कौन सा ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल है जो ज़रूरी इंक्लूड होगा, और फिर उसके अंदर से आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना. नेक्स्ट 3 MCQs थे, उसके अंदर सिनेरियो था कि टू प्रिपेयर एन NTS एग्जाम 4 पोर्शंस आउट ऑफ 6 जनरल नॉलेज, बेसिक आईटी, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, IQ एंड वर्बल मस्ट बी इंक्लूडेड. कंडीशंस वर आइदर क्वांटिटेटिव और वर्बल और बोथ मस्ट बी सिलेक्टेड, एंड आइदर IQ और एनालिटिकल मस्ट बी सिलेक्टेड. तो मतलब कि क्वांटिटेटिव या वर्बल या इनमें से एक हो या दोनों हो, लेकिन एक होना तो मस्ट है. और IQ और एनालिटिकल के अंदर से सिर्फ एक ही होना मस्ट है, अगर IQ हो या फिर एनालिटिकल हो. और फिर इससे रिलेटेड MCQs थे कि अगर हमने एक NTS एग्ज़ाम बनाया जिसमें हमने वर्बल इंक्लूड किया है तो कौन सा ऐसा है जो लाजमी एक्सक्लूड हो जाएगा. और फिर हमारे पास था कि अगर IQ नीड्स टू बी इंक्लूडेड तो कौन सा उसके साथ इंक्लूड होना मस्ट है. तो कुछ इस तरह के, और एक तीसरा MCQ था. तो अगेन उसी तरह से कि आपने कंडीशन को पूरा पढ़ना था और फिर उसके बाद आपने उसका आंसर निकालना था.
और जो नेक्स्ट एमसीक्यू था उसके अंदर एक सिनेरियो था कि नॉर्मली इट इज़ यूजली सीन दैट पीपल टेंड टू build houses when interest rates are decreased. Builders and contractors can schedule their purchasing schedule accordingly based on the market fluctuations. Which of the following option correctly describes it? ये जैसे हमने एलिमेंट्स वाली बात पढ़ी थी कि आप एक को एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मैसेज वो देना चाह रहा है, तो उसी मैसेज को आपने ऑप्शन में ढूंढना होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था टू माय नॉलेज वो कुछ इस तरह से था कि क्योंकि अगर बिल्डर्स ये देख लें कि इंटरेस्ट रेट अगर डाउन जा रहे हैं तो इसका मतलब है लोग अब घर बनाने की कोशिश करेंगे और लोन्स लेंगे। तो अगर वो घर बनाने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली वो बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो बिल्डर्स फोरकास्ट कर सकते हैं कि अब कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होने वाली है, तो वो बेस्ड ऑन द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स के अगर वो डाउन जा रहे हैं तो वो खुद ही परचेज करना शुरू कर देते हैं बिल्डिंग मटेरियल, ताकि जब उनके पास क्लाइंट आए तो उनके पास ऑलरेडी एक मटेरियल हो। लास्ट के अंदर ये टोटल हमारे पास 100 एमसीक्यू से लास्ट में बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो एनालिटिकल के सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने जितनी भी कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर बताई गई हैं उनको लिख लेना होता है एक रफ पेज के ऊपर कि यहाँ पे कंडीशंस बताई गई हैं कि 4 पोर्शंस मस्ट बी इंक्लूडेड। तो आप एक कंडीशन लिख लेंगे ऑप्शन वन, कंडीशन वन इस के 4 पोर्शन ज़रूर हों। उसके बाद फिर आप दूसरी कंडीशन लिख लेंगे कि या क्वांटिटेटिव हो या वर्बल हो। तीसरी कंडीशन लिख लेंगे कि क्वांटिटेटिव और वर्बल दोनों भी हो सकते हैं। चौथी कंडीशन लिख देंगे या सिर्फ आईक्यू हो या सिर्फ एनालिटिकल हो। जब आप ये चारों कंडीशन यहाँ पे लिख लेंगे तो अब फिर जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे आप आराम से देख सकते हैं कि क्या इस ऑप्शन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो आप मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। तो जिस तरह से अब मैं अगर इसको डिस्कस करूँ ब्रीफली कि अगर आईक्यू इंक्लूड होना है तो कौन सा और मस्ट इंक्लूड होगा, तो आप देखें आईक्यू अगर इंक्लूड हो गया है तो दैट्स ऑब्वियस कि एनालिटिकल अब इंक्लूड नहीं होगा, तो दैट इज़ अ मस्ट। साथ में क्वांटिटेटिव और वर्बल के अंदर से एक हम ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक आ जाएगा। और एक और कंडीशन और थी जो यहाँ लिखी नहीं है कि जो हमारे पास जनरल नॉलेज है, बेसिक आईटी है, वर्बल है और क्वांटिटेटिव वर्बल है और आईक्यू है, इनमें से भी एक लेना लाजमी है, तो एक इनमें से भी आ जाएगा। तो इसके इस तरह से अगर हम यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर दूं कि अगर आईक्यू इंक्लूड हुआ है तो कौन सा ऐसा है जो एक्सक्लूड होगा लाजमी, तो ऑब्वियस है कि आईक्यू के इंक्लूड होने से एनालिटिकल मस्ट बी इंक्लूडेड। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ से आ जाती है। तो ये क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑप्शंस लिख कर सॉल्व किए जाते हैं, कंडीशंस लिख कर सॉल्व किए जाते हैं। अपने माइंड में आप खिचड़ी नहीं पकाते कि हम इसको अपने माइंड में याद रख के फिर ऑप्शंस देखेंगे और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे। सो दीज वर द 100 एमसीक्यूज। आई होप कि ये वीडियो आने वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, जो जब भी फिजियोथेरेपी का एग्ज़ाम आएगा चाहे वो एनटीएस का है या कोई और एग्ज़ाम है जो एमसीक्यू बेस्ड है। तो अगर आप में से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन्स हैं सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड द लास्ट कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है कि हमें सर पोस्ट्स का पता ही नहीं चलता कि कब हमारी फिजियोथेरेपी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं और कब अप्लाई करना था, कैसे अप्लाई करना था, तो इसके लिए कोई ग्रुप है? तो अभी तक तो कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन उनकी सजेशंस के ऊपर आई एम क्रिएटिंग अ ग्रुप जिसमें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें सारे फिजियोथेरेपी कोलीग्स हमारे वहाँ होंगे और जो भी अपडेट्स आएंगी चाहे वो जॉब से रिलेटेड हैं या कोई भी ऐसी अपडेट जो कि फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगी हम उसको उस ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन द एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब। सो होपफुली विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।